नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकही। दुनिया का ध्यान आज ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध और रूस यूक्रेन जंग पर टिका हुआ है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच कोरियाई प्रायद्वीप पर बेहद खामोशी से एक नई जंग की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है और उसके डायरेक्टर का नाम है किम जोंग उन। और यकीन मानिए, अगर किम जोंग उन आज युद्ध में उतरे तो फिर ईस्ट हो या वेस्ट या दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, वो तबाही से बच नहीं पाएगा। इसलिए साउथ कोरिया के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, होनी भी चाहिए। दरअसल खबर यह है कि अमेरिका अपने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स को कोरियाई प्रायद्वीप से हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। यही वजह है कि सोल बेचैन है और प्योंगयांग को लगता है कि मौका हाथ आया है। कुछ अहम मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ने पेट्रियट और थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जैसे सिस्टम्स के कुछ हिस्सों को मिडिल ईस्ट में तैनाती के लिए रीडिप्लॉय किया है। दलील ये कि ईरान के साथ जारी हालात में वहां एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा, हमने विरोध तो किया है लेकिन यह अमेरिकी सेना का ऑपरेशनल फैसला है। वहीं पेंटागन खुलकर मूवमेंट डिटेल्स पर कमेंट नहीं करता। लेकिन सोल में यह सवाल उठ रहा है, क्या इससे हमारी डेटरेंस लेयर या सुरक्षा परत कमजोर हो जाएगी? और ये सवाल इसलिए क्योंकि यही वो वक्त है जब नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट की रफ्तार बढ़ा रहा है। 주한미군이 포대라든지 방공 무기를 일부 국외 반출하는 게 이제 논란이 되고 있는 것 같습니다. 근데 상황의 전개에 따라서 또 주한미군이 자국의 군사적 필요에 따라서 일부 방공 무기를 반출하는 것에 대해서 우리는 반대 의견을 내고는 있지만 또 우리 의견대로도 전적으로 관철할 수 없는 것도 엄연한 현실입니다. 27 जनवरी 2026 को प्योंगयांग के उत्तर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। करीब 350 किलोमीटर की रेंज, 70 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई और जापान के बाहर समुद्र में परीक्षण, यानी संदेश जोरदार लेकिन नियंत्रित। इसके बाद 14 मार्च को तो नॉर्थ कोरिया ने एक साथ करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर सबको चौंका दिया। ये लॉन्च उसी हफ्ते हुए जब अमेरिका और साउथ कोरिया फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास कर रहे थे। अब मिसाइल टाइमलाइन को थोड़ा और साफ तरीके से समझिए। जनवरी 27 को जो 2 मिसाइलें दागी गईं, उन्होंने 350 किलोमीटर की रेंज दिखाई और जापान सागर की तरफ गिरी। तस्वीरें और तकनीकी डेटा बताते हैं कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया को वो मैसेज देने के लिए काफी है जो किम जोंग देना चाहते हैं। फिर 14 मार्च को करीब 10 मिसाइलें उस समय लॉन्च हुई जब फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज चल रही थी और मीडिया में अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंट्स के डिप्लॉयमेंट पर बहस हो रही थी। ये वही पैटर्न है जिसमें नॉर्थ कोरिया दुश्मन देशों के वॉर एक्सरसाइज के दौरान ताकत दिखाकर संदेश देता है कि उसे कमजोर या शांत समझने की भूल करना गलती साबित होगी। और सोचिए, इन मिसाइल परीक्षण के दौरान किम जोंग के साथ कौन था? उनकी 13 साल की मासूम बेटी जुए, जो अब हर वक्त अपने पिता के साथ हर मिसाइल टेस्टिंग साइट पर दिखती है। माना जा रहा है कि किम जोंग उन अपनी बेटी जुए को आने वाले समय में देश की बागडोर सौंप सकते हैं। हाल ही में जारी एक तस्वीर में किम जोंग उन की बेटी पिस्तौल चलाते हुए दिखाई दी। इससे पहले भी उसकी राइफल चलाते हुए तस्वीरें सामने आई थी। तो ऐसे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर कोरिया को नया लीडर मिल सकता है। बहरहाल, इस सब के बीच अमेरिका की मजबूरी समझिए। अगर उसने इस वक्त अपने मिडिल ईस्ट के सहयोगियों जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई को मजबूत सुरक्षा नहीं दी तो वहां हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं, बिगड़ ही रहे हैं। दुनिया पहले ही देख चुकी है कि किस तरह ईरान के हमलों ने सऊदी अरब के अरामको ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया था, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई तक हिल गई थी। ईरान अपने उन सभी पड़ोसी देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है जो अमेरिका के साथ हैं। अब तस्वीर का दूसरा हिस्सा समझिए। अमेरिकी एयर डिफेंस की परतें, पेट्रियट और थार्ड मिलकर साउथ कोरिया के ऊपर एक लेयर्ड शील्ड बनाते हैं। जब इनमें से कुछ सिस्टम्स को हटाकर मिडिल ईस्ट भेज दिया जाता है तो सोल के लिए सबसे बड़ी चिंता बढ़ जाती है।
यानी अगर उन पर उत्तरी कोरिया की तरफ से हमला हुआ तो उनकी डिफेंस शील्ड कब तक उन हमलों को झेल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसे हम डेप्थ ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। हालांकि साउथ कोरिया सरकार वैसे तो ये कहती है कि उनका डिफेंस सिस्टम मजबूत है, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध में दुनिया देख रही है। इतनी लेयर्स की सुरक्षा के बाद ईरान के मिसाइल और ड्रोन तेल अवीव पहुंच रहे हैं। जब ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहर पर मिसाइल हमला किया तो ये बात साबित हो गई। इजराइल का आयरन डोम इस हमले को रोक नहीं पाया। ईरान का सबसे पहला हमला डिमोना शहर पर हुआ, जहां इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इसके बाद अराद पर हमला किया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हमले साउथ कोरिया और दूसरे देशों के लिए एक अलार्म की तरह है। यूएई में एयरपोर्ट पर हमला हुआ। सऊदी अरब का सबसे बड़ा एयरफील्ड आग का गोला बन गया। इन सभी देशों को अमेरिका ने ही डिफेंस शील्ड दी है। यानी बचाव तो है, लेकिन ये फूल प्रूफ नहीं है। और जहां सुरक्षा की लेयर में लीक हुआ तो फिर पूरा सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि नॉर्थ कोरिया किस रफ्तार से अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की एनुअल थ्रेट असेसमेंट 2026 रिपोर्ट कहती है नॉर्थ कोरिया ने ऐसे ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक टेस्ट किए हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि किम जोंग का मिसाइल संदेश सिर्फ पड़ोसी देश के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए भी है। इस टेंशन के बीच खतरे की भाषा भी उतनी ही सख्त है। फरवरी के अंत में नॉर्थ कोरिया की ओर से कहा गया कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो साउथ कोरिया को पूरी तरह तबाह कर सकता है। दूसरी ओर जापान अपनी सालाना डिफेंस रिपोर्ट्स में लगातार चेतावनी देता रहा है कि नॉर्थ कोरिया की विकसित होती मिसाइल्स, खासकर हाइपरसोनिक और सॉलिड फ्यूल मिसाइल, उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यानी सोल के साथ साथ टोक्यो भी इस खतरे को समझ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल, जब नॉर्थ कोरिया पर इतनी पाबंदियां हैं, तब भी एक गरीब देश माने जाने वाले नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के पास इतनी आक्रामक क्षमता का पैसा कहां से आ रहा है? तो पहला है साइबर ऑपरेशंस। अमेरिकी आकलन के मुताबिक नॉर्थ कोरिया हर साल कम से कम $1 अरब अवैध साइबर ऑपरेशन से कमाता है। यही पैसा मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को ताकत देता है। वो ओवरसीज IT वर्कर्स को फर्जी क्रेडेंशियल्स के साथ प्लेस कराते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज हैक करते हैं और फिशिंग लिंक से डेटा, पैसा चुराते हैं। हाल के केस में नॉर्थ कोरिया लिंक्ड ग्रुप्स ने जनरेटिव AI का उपयोग करते हुए डीप फेक मिलिट्री IDs तक बनाई ताकि फिशिंग ईमेल्स और रियल लगे। यानी टेक के हर नए मोर्चे को फंडिंग टूल बना लिया गया है। दूसरा है किम जोंग का रूस के साथ कारोबार। दक्षिण कोरिया के एक सरकारी थिंक टैंक INSS के अनुमान कहते हैं कि अगस्त 2023 से दिसंबर 2025 के बीच नॉर्थ कोरिया ने रूस को हथियार और सैनिक सहायता देकर 7.7 से 14.4 अरब डॉलर की कमाई की है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका बड़ा हिस्सा नकद नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन कंपोनेंट्स के रूप में चुकाया गया या चुकाया जाएगा। यानी वो भुगतान जिसे सैटेलाइट इमेज या ओपन ट्रैकिंग से पकड़ना मुश्किल है। अब लौटते हैं साउथ कोरिया की चिंताओं पर। यह सही है कि पेट्रियट और थार्ड की परतें मजबूत बैरियर देती हैं, पर साउथ कोरिया ने पिछले कुछ सालों में घरेलू सिस्टम्स भी खड़े किए हैं और वो अच्छा प्रदर्शन कर चुका है और यही आत्मविश्वास सोल दोहराता है। लेकिन अमेरिकी सिस्टम की परतें हटने पर केवल हार्डवेयर का सवाल नहीं उठता, मनोवैज्ञानिक डेटरेंस का सवाल भी उठता है। अब बात किम जोंग उनकी रणनीति और बॉडी लैंग्वेज की। एक तरफ वो कहते हैं कि अगर आंखें दिखाई तो साउथ कोरिया की पूरी तबाही तय है, दूसरी तरफ अमेरिका से बातचीत की गुंजाइश खुली छोड़ते हैं। ये ड्यूअल मैसेजिंग पुरानी नीति का हिस्सा है। दुश्मन साउथ से दूरी और निगोशिएटर वॉशिंगटन के साथ कंडीशनल चैनल, ताकि अगर कहीं से सैंक्शंस में ढील या डील फॉर्मूला निकले तो उसे कैश किया जा सके। लेकिन 2026 की तस्वीर में फर्क यह है कि रूस के साथ बढ़ती नजदीकी और साइबर फंडिंग ने किम को ज्यादा विकल्प दिए हैं। अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए। जब मिसाइल टेस्ट, सख्त बयान, साइबर हैकिंग और रूस के साथ बढ़ती डील्स, ये चारों एक ही समय पर आगे बढ़ते हैं तो नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक देश नहीं रहता बल्कि एक मल्टी लेयर स्ट्रैटेजिक प्लेयर बन जाता है।
एक तरफ वो अपने मिसाइल कार्यक्रम के जरिए दुनिया को ये दिखाता है कि उसकी सैन्य ताकत लगातार अपग्रेड हो रही है। दूसरी तरफ आक्रामक बयानबाजी से वो अपने विरोधियों के मन में अनिश्चितता और डर पैदा करता है। इसी के साथ साइबर हमलों के जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार कर फंडिंग जुटाता है और रूस के साथ बढ़ती नजदीकियां उसे टेक्नोलॉजी, संसाधन और रणनीतिक सपोर्ट देती हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी देते हैं कि अब नॉर्थ कोरिया को सिर्फ मिसाइल डिफेंस से काउंटर करना काफी नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम की जरूरत है जिसमें साइबर डिफेंस, फाइनेंशियल ट्रैकिंग, एक्सपोर्ट कंट्रोल और मजबूत सैन्य साझेदारी सभी को एक साथ करना जरूरी है। असल में नॉर्थ कोरिया की रणनीति बेहद सोची समझी और टाइमिंग पर आधारित है। किम जोंग उन बार बार यही पैटर्न अपनाते हैं। पहले वो दुनिया की कमजोरियों को आंकते हैं, फिर अचानक मिसाइल टेस्ट करते हैं, तनाव बढ़ाते हैं और फिर उसी तनाव को बातचीत और सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक साइकिल है जिसमें हर कदम अगले कदम की तैयारी करता है। और जब दुनिया एक साथ कई संकटों जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध या चीन ताइवान मुद्दे, इन सब में उलझी हुई है, तब ये रणनीति और भी प्रभावी हो जाती है क्योंकि ग्लोबल फोकस बटा हुआ होता है। यही वजह है कि कोरियाई प्रायद्वीप पर इस समय सबसे बड़ा खतरा किसी सीधे युद्ध से ज्यादा मिसकैलकुलेशन का है। साउथ कोरिया की चिंता भी इसी से जुड़ी है। अगर किसी वजह से अमेरिकी सैन्य संसाधन, खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम, अस्थायी रूप से किसी और क्षेत्र में शिफ्ट हो जाते हैं तो प्योंगयांग इसे एक अवसर के तौर पर देख सकता है। सोल को डर है कि ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है, चाहे वो नए मिसाइल टेस्ट हो, जो कि वो कर ही रहा है, सीमित सैन्य उकसावे हो या फिर और आक्रामक साइबर ऑपरेशंस। हालांकि साउथ कोरिया पूरी तरह असहाय नहीं है। उसके पास अपने मजबूत डोमेस्टिक डिफेंस सिस्टम्स हैं। अमेरिका और जापान के साथ उसकी साझेदारी लगातार गहरी हो रही है और भविष्य में अमेरिकी सैन्य संसाधनों की रोटेशन की उम्मीद भी बनी हुई है। यही वजह है कि आधिकारिक तौर पर सोल का रुख यह है कि वो अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन असली परीक्षा इस बात की है कि अगर संकट बढ़ता है तो उसकी ढाल कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से काम करती है, इस पर 100% भरोसा उसको नहीं है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो हर उस मौके का फायदा उठाना चाहता है जब दुनिया का ध्यान कहीं और हो। सैन्य टेस्ट से वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, बयानबाजी से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, साइबर हमलों से आर्थिक संसाधन जुटाता है और रूस जैसे देशों के साथ डील्स के जरिए अपनी टेक्नोलॉजी और क्षमता को आगे बढ़ाता है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है, भले ही उस पर कितने ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध क्यों ना लगे हों। और ये मामला सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप तक सीमित नहीं है। जब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि नॉर्थ कोरिया अब एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता विकसित कर चुका है जो अमेरिका के मुख्य भूभाग तक पहुंच सकती है, तो ये सीधे सीधे ग्लोबल डेटरेंस का सवाल बन जाता है। वहीं रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ते आर्थिक और सैन्य संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर ये साझेदारी और गहरी होती है तो इसका असर हथियार नियंत्रण, क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था तीनों पर पड़ सकता है। तो आने वाले हफ्तों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या अमेरिका अपने सैन्य संसाधनों को मिडिल ईस्ट और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच संतुलित रख पाता है या नहीं। क्या अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास और मजबूत होंगे। और सबसे अहम, क्या नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल कार्यक्रम की गति को और तेज करेगा, क्योंकि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल या तकनीक नहीं बल्कि टाइमिंग है। और किम जोंग उन इस कला में माहिर माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर उलझी हुई है। साउथ कोरिया असहज है, नॉर्थ कोरिया लगातार सक्रिय है और अमेरिका को दो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक ढाल संभालनी पड़ रही है। अब यह देखना होगा कि इस जटिल शतरंज में अगली चाल कौन चलता है और कौन चूकता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। इस रिपोर्ट पर या इस खतरे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।